सभी साथियों को नमस्कार। कहानी का वाचन समय है लगभग 8 मिनट और विधा संस्मरण शीर्षक है पश्चाताप। कहानी आप पढ़ रहे थे, संस्मरण पढ़ रहे हैं? विधा उसमें लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ सर। वो जब भी मिलता था कहता था कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी कोई बात समझता ही नहीं। मैं भी उसे बड़ा संक्षिप्त सा जवाब दे देता और उसे लगता कि मैं उसे और उसकी बात को समझता हूँ। इसके बाद उसके चेहरे पर जो भाव आते वो बिल्कुल वैसे ही होते जैसे किसी बच्चे की जिद पूरा होने के बाद आते हैं। उसे लगने लगता कि चलो इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जो उसे और उसकी बात को समझता है, जबकि सच्चाई ये थी कि उसकी वो कौन सी बात थी जिसे कोई समझता नहीं था। उसका जिक्र उसने मेरे सामने कभी नहीं किया था, फिर भी उसे लगता था कि मैं वो बात जानता हूँ और मेरी भी कभी उस बात को पूछने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, बस मैं हाँ हूँ कर देता था। पर आज उसके एक्सीडेंट में मारे जाने की खबर ने मुझे बेचैन कर दिया था और आज वास्तव में मैं वो बात जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसे वो सुनाने समझाने को इतना व्याकुल रहता था। धीरे धीरे उसकी बात अब मेरी बात बनती जा रही थी। आज उसकी मौत की खबर सुनने के बाद उसी बात की तलाश में मैं शाम को पान की दुकान पर चला आया, क्योंकि अक्सर वो मुझे पान की दुकान पर मिल जाया करता था और यहीं उसने कई बार मुझसे सिगरेट की डिमांड की थी। वो सिगरेट के कस लेते हुए कहता था, सर जी, लोग मेरी बात समझते नहीं हैं, आप तो समझते हो ना। और मैं भी बिना बात जाने स्वीकृति में सिर हिला देता। हाँ कहने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। तभी मैं देखता हूँ कि पान वाला मुझसे उसकी ओर इशारा करता है कि ये तो पागल है, मैं कहाँ किसके मुंह लग रहा हूँ। खैर, पान की दुकान पर महज इतनी ही चर्चा थी कि वो पागल एक्सीडेंट में मर गया, जो कहता रहता था कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरी बात समझता नहीं। मैंने पान वाले से पूछा कि वैसे उसकी बात क्या थी, तो पान वाले ने जवाब दिया, बाबूजी पता नहीं क्या बात थी, बात तो उसने कभी बताई ही नहीं, बस बड़बड़ाता रहता था और कहता रहता था कि कोई उसकी बात समझता ही नहीं। हाँ, वहाँ से फिर उसकी बात की तलाश में मैं चाय की दुकान पर चला आया, क्योंकि मैं उससे पहली बार इसी चाय की दुकान पर ही मिला था। मुझे आज भी याद है, जब मैं चाय पी रहा था तभी वह आया और चाय वाले से बोला था, ओए एक कप चाय पिला। तो चाय वाले ने उससे पूछा था कि उसके पास पैसे हैं। इस पर वह बड़े सहज भाव से मेरी ओर इशारा कर बोला था कि मेरी चाय के पैसे सर जी देंगे। उसके इस अनायास हमले से मैं सक पका गया था और जल्दबाजी में बोला, हाँ हाँ मैं दे दूंगा। और फिर वह मुझसे ऐसे बातें करने लगा जैसे वह वर्षों से मुझे जानता हो या मेरा मित्र हो। वहीं उसने मुझसे पहली बार कहा था कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से चाय खत्म की और फिर जब मैं अपने और उसकी चाय के पैसे देकर जाने लगा तो उसने मेरा नाम पूछा। क्योंकि उस शहर में मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ था तो मुझे उचित नहीं लग रहा था कि मैं किसी को अपना नाम या अपने बारे में कुछ बताऊं। तो मैंने उससे कहा कि आप इत्मीनान से चाय पीजिए, पैसे मैंने दे दिए हैं, और तेज तेज कदमों से मैं अपनी फ्लैट की ओर चला आया। मुझे अभी भी याद है, एक दो बार मैंने पलट कर भी देखा था कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। चाय की दुकान पर महज इतनी ही चर्चा थी कि वो पागल जो हरदम बड़बड़ाता रहता था कि कोई उसे समझता ही नहीं, कोई उसकी बात सुनता ही नहीं, आज एक्सीडेंट में मर गया। मैंने चाय वाले से पूछा कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो चाय वाला बोला कि कुछ लोग बता रहे थे कि हलवाई ने उसे अपनी दुकान से भगाया था, तभी वो एक कार से टकरा गया जिससे उसके सिर में काफ़ी चोट आ गई थी और अस्पताल ले जाते वक्त वो रास्ते में ही ख़त्म हो गया। मैंने चाय वाले से पूछा, अच्छा
ये बताओ कि उसकी वो कौन सी बात थी जिसको वो कहता रहता था कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। चाय वाला बोला, बाबूजी इसका तो हमें पता नहीं, क्योंकि ना कभी हमने पूछी और ना कभी उसने बताई, और अगर कभी बताई भी होगी तो पागल की बात समझकर अनसुनी कर दी होगी। अब कुछ दिन से आप ही उसे चाय पिला रहे थे और वह आपसे ही बात करता था। फिर मैंने कहा मैंने भी कभी उसकी बात पर गौर नहीं किया। उसने भी मुझे कभी नहीं बताया कि वो कौन सी बात है जिसे कोई सुनता और समझता नहीं है। साथ ही मैंने चाय वाले से उसका पता पूछा। चाय वाला बोला, बाबूजी वो कहीं बड़े मोहल्ले में रहता था। मोहल्ले में घुसते ही दूसरी गली में तीसरा मकान है। बाबूजी आप उसके घर जाने की तो नहीं सोच रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मुझे उसकी मौत का दुख है। इस पर चाय वाला बोला कि बाबूजी उसकी मौत का दुख तो उसके परिवार वालों को भी नहीं होगा। वैसे उसके 2 लड़के हैं, दोनों ठीक ठाक कमा रहे हैं। पहले वो मैकेनिक था और अच्छा कमाता था, फिर पता नहीं क्या हुआ उसे बड़बड़ाने की दिमागी बीमारी लग गई। वैसे आदमी बुरा नहीं था, उसके परिवार वाले उसकी बड़बड़ से परेशान थे, और फिर आपने उसके बड़बड़ाने का पागलपन तो देखा ही है। मैं कहकर वहां से चला आया और रास्ते भर सोचता रहा कि मुझे उसके घर जाना चाहिए कि नहीं। फिर ये सोचकर कि जो मुझे पहचानता था वो तो खत्म हो गया, वहां मुझे कौन जाने पहचानेगा। सोचकर मैं अपने फ्लैट की ओर ही चल दिया। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या उसने किसी को अपनी बात सुनाई होगी, क्या किसी ने उसकी बात सुनी होगी या सुननी चाहिए होगी, और वह अपनी बात सुनाने को क्यों इतना व्याकुल हुआ होगा। ऐसी कौन सी बात हो गई होगी जो उसे इतना बेचैन कर रही होगी, आदि आदि। इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ मैं अपने फ्लैट पर आ गया और काफी रात तक यही सोचता रहा कि बब्बू क्या कहना चाहता होगा जिसे किसी ने सुना नहीं और उसने शायद किसी से कहा भी ना हो। बब्बू जब मुझे पहली बार चाय की दुकान पर मिला था तो मैंने देखा था कि वह एक साधारण कदकाठी का आदमी था। उसकी साधारण सी वेशभूषा थी पर साफ सुथरी थी। हाँ, चेहरे पर 10-12 दिन की खिचड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई थी जो उसे उसकी उम्र से 8-10 साल अधिक का दिखा रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी उम्र यही कोई 45-46 साल की रही होगी, जबकि मेरी उम्र अभी 28 वर्ष ही है थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको चाय के लिए मना ना कर पाने का एक कारण उसका बेबाक अंदाज और उसकी उम्र रही होगी, और साथ ही मेरा स्वभाव भी। इसके बाद वो अक्सर मुझे चाय या पान की दुकान पर मिल जाता और अधिकार पूर्वक मुझसे चाय सिगरेट के लिए कह देता। मैं भी कभी उसे ना नहीं कर पाया। शायद दूसरी या तीसरी बार मिलने पर वो मेरा नाम जान लेना चाहता था, पर मैं भी पहली बार की तरह ही टाल गया और उससे उसी का नाम पूछा तो उसने अपना नाम बब्बू बताया। जब मैंने कहा, बब्बू ये तो तुम्हारा बोलने वाला नाम है, असली नाम क्या है? तो वो बोला, आपका मतलब स्कूल वाला नाम, वो ब्रजभूषण उपाध्याय है। मैं इस बार हल्का सा मुस्कुराया कि ये अच्छा किया, नाम की शॉर्ट फॉर्म ही निकनेम है। बब्बू बोला, सर जी आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, मैं आपको सर जी ही कहूँगा। और वह तब से वो मुझे सर जी के नाम से ही बुलाता था। वैसे मेरा नाम विवेक कुमार है। आज जब से उसके एक्सीडेंट की खबर सुनी है, मन में एक टीस सी उभर रही है कि काश मैं उसकी बात सुन लेता। बब्बू में कुछ तो था जो मुझे किसी की याद दिलाता था, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। शायद अचेतन में कोई याद थी जो उसके अपने पर चेतन पटल पर आने की कोशिश करती थी। मैं सोचता रहा कि यदि कोई इंसान कुछ कहना या बताना चाहता है और कोई उसकी सुने नहीं, तो उसका अगला कदम क्या होगा? वो दुनिया का आगे ऐसे ही बड़बड़ाता फिरेगा या फिर चुप्पी साध रहेगा? ना जाने दुनिया में कितने ही बब्बू अपनी बात सुनाने को बेचैन हुए फिरते हैं, और जब कोई उनकी बात को सुनता और समझता नहीं है तो वे उसके भार से पागल से हुए रहते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, और एक दिन उस बात को दिल में रखे हुए ही मर जाते हैं। और जो किन्हीं कारणों से बड़बड़ा नहीं पाते हैं वे चुप्पी साध लेते हैं और खुद में ही खोए रहते हैं।
जैसे ही उसके दिमाग में चुप्पी साधने का ख्याल आया, उसे तुरंत अपने पिताजी की याद आ गई। अब उसकी समझ में आने लगा कि क्यों वो बब्बू को मना नहीं कर पाता था। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंशों में वह उसके पिताजी का स्मरण कराता था, और फिर एक एक कर उसे अपने पिता की सभी बात याद आने लगी। उसके पिताजी एक उच्चाधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। उनका बचपन बहुत ही गरीबी और तंगी से गुजरा, फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने एरिया में वे पहले ग्रेजुएट बने थे। फिर मेहनत और बुद्धि के बल पर पिताजी का अधिकारी पद पर चयन हुआ। इसी सब प्रक्रम में नाना जी, जो पहले से उच्चाधिकारी थे, ने पिताजी की कभी मदद की थी, जिसका बदला पिताजी ने मम्मी से शादी कर चुकाया था। मम्मी पिताजी को ज्यादा पसंद भी नहीं करती थी, ऐसा उनकी नोक झोंक और ताने उलानों से पता चला। चूंकि दोनों सजातीय थे तो अमीरी गरीबी के अलावा कोई समस्या न थी। मम्मी के पास दो विशेषाधिकार थे, एक अमीर की बेटी और दूसरा सुंदर महिला होने का। मैंने कई बार महसूस किया था कि मम्मी पिताजी को अपने से नीचा ही मानती रही, जो उनके व्यवहार और सम्मान में दिख जाता था। उसे याद आ रहा है कि जब भी उसके पिताजी कुछ कहना या बताना चाहते थे तो उसकी मम्मी या तो उन्हें चुप करा देती थी या किसी बहाने से वहाँ से उठकर चली जाती थी। हम भाई बहन भी पहले पढ़ाई में लगे रहते थे। छोटे थे तो पिताजी हमें ना समझ कर अपनी बात नहीं बता पाते होंगे। फिर जब हम बड़े हुए तो उनकी बातों को इग्नोर कर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में लगे रहते थे। मैंने देखा था कि कैसे पिताजी ने अपने आप को खुद तक सीमित कर लिया था। अब वो ना मम्मी से और ना हमसे बात करते थे। बातों के नाम पर अब हमारे बीच सवाल या जवाब होते थे, जिनका जवाब पर्याय हुआ करता था। बातें तो आपस में होती नहीं थी, न सिर्फ पिताजी से बल्कि हम भाई बहनों में भी। हम सबकी अपनी एक काल्पनिक दुनिया थी और उसके दोस्त। हम बाकी रिश्तेदारों को भूल ही गए थे। बब्बू की मौत के बाद आज मुझे अपराध बोध सा होने लगा था कि कम से कम मैं तो पिताजी को सुन सकता था। उनका बचपन, उनका संघर्ष, उनके फेलियर, उनकी उपलब्धियां, उनके अनुभव, उनका जीवन के लिए मार्गदर्शन और न जाने क्या क्या जो उन्होंने पाया और गंवाया होगा, उस सब को सुनकर उनके दिल का बोझ कुछ तो हल्का कर सकता था। जैसे जैसे मैं इस विषय में सोचता जाता, मेरा अपराध बोझ बढ़ता जाता। मैंने तय किया कि मैं अभी पिताजी को फोन कर अपने अपराध की माफ़ी मांगूंगा और वो सब सुनना चाहूँगा जो वो सुनाना चाहते थे। फिर मैंने मोबाइल हाथ में लिया और एक नज़र घड़ी पर डाली। रात के 11 बज रहे थे। इस समय वो सो रहे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक होगा। तभी अंतर्मन से आवाज़ आई, हाँ अभी, और मैंने कॉल लगा दी। लंबी घंटी जाने के बाद पिताजी ने कॉल रिसीव की। हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ विवेक। मैंने कहा, बेटा ठीक तो है, इस टाइम कॉल क्यों की, कोई बात तो नहीं हो गई है? पिताजी की चिंता युक्त आवाज आई। आई लव यू पापा, मैं भरे गले से बोला। अरे वो तो ठीक है, क्या बात हो गई, मुझे बता, मुझे चिंता हो रही है। पिताजी चिंता जताते हुए बोले, पापा तुम सुनोगे जो मैं सुनाना चाहता हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल सुनूंगा, तू जल्दी बता। पिताजी की आवाज अभी भी चिंता तो थी। तो पापा सुनो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ शुरू से आखिर तक। अब तक ना सुनने के लिए पापा मुझे माफ कर देना। मैं रुआंसा होकर बोला, पता नहीं क्यों मेरी रुलाई छूटने वाली थी। बस इतनी सी बात है। अब रात ज्यादा हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। जब तू घर आएगा तब सुन लेना, और तू भी अब सो जा। पिताजी अब कुछ संयत होकर बोले, पापा मैं कल ही छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कहकर पिताजी ने कॉल कट कर दी और अब मैं खुद को पहले से हल्का महसूस करने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहतरीन कहानी के लिए। और सर्दी का मौसम, कहानी में बार बार चाय चाय चाय।